अमृता विद्यालयम भुवनेश्वर, कक्षा 8 हिंदी, पुस्तक बसंत भाग 3, पाठ 2 लाख की चूड़ियां, लेखक कामतानाथ, अध्यापिका नुपुर श्रीवास्तव, भाग 3। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। लेखक कहते हैं कि बदलू काका और लेखक के बीच में घंटों बातचीत हुआ करती थी। बदलू काका कभी लेखक से उनके पढ़ाई के विषय में, कभी उनके परिवार के विषय में पूछा करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे, और कभी कभी शहर के जीवन के बारे में उनसे पूछा करते थे, उनसे जानकारी प्राप्त किया करते थे। और एक बात लेखक सदैव बदलू काका को कहते थे कि जो शहर की औरतें होती हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो इस पे बदलू काका उनको यह उत्तर देते थे कि शहर की बात तो कुछ और ही है। वहां पे जो औरतें होती हैं वो अपने पति के हाथ में हाथ डालकर सड़कों पर घूमा करती हैं, और फिर उनकी कलाइयां भी बहुत नाजुक होती हैं। तो अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनके कलाइयों में मोच आ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि लाख की चूड़ियां जो होती हैं वो बहुत भारी होती हैं, और कांच की चूड़ियां जो होती हैं वो हल्की होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक और अर्थ निकलता है कि जो गांव की औरतें होती हैं वो बहुत परिश्रमी होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं। सुबह से ही उठकर वो काम पे लग जाती हैं, शाम तक काम करती हैं। बहुत सी औरतें खेतों में जाकर भी काम किया करती हैं। तो काम करते करते, परिश्रम करते करते उनके हाथ मजबूत हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और इसके विपरीत शहर की औरतों को देख लो तो शहर में चूंकि मशीन का युग है, हर काम मशीनों के द्वारा हो जाता है। जैसे कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन है, मसाला पीसने के लिए मिक्सी है, ऐसी और भी बहुत सारी सुविधाएं शहर में औरतों को मिल जाती हैं, जिससे वो उतनी परिश्रमी नहीं होती हैं। इसी संदर्भ में बदलू काका ने लेखक से कहा कि जो गांव की औरतें होती हैं, लाख की चूड़ियां उनके लिए बनी हैं, क्योंकि उनके हाथ, उनकी कलाई जो है वो कठोर है, परिश्रम कर करके कठोर बन गए हैं। तो लाख की चूड़ियां जो है वो गांव के औरतों के लिए ही बनी है, और शहर की औरतों के लिए कांच की चूड़ियां बनी है, क्योंकि शहर की औरतें जो हैं वो उतना परिश्रमी नहीं होती हैं, जिससे उनके हाथ जो है वो मुलायम रहते हैं, और वो कांच लाख की चूड़ियों का जो भार है उसको नहीं संभाल पाएंगी वो लोग, और उनके कलाइयों में मोच आ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक कह रहे हैं कि सिर्फ बदलू काका जो है वो लेखक से बातचीत ही नहीं किया करते थे, उनके बीच केवल बातचीत ही नहीं होती थी, बल्कि बदलू काका लेखक की खातिरदारी भी करते थे। जैसे हम लोग या आप लोग भी घर में, हमारे जब कोई मेहमान आता है तो हम जिस प्रकार से उनकी आवभगत करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार बदलू काका भी लेखक की खातिरदारी करते थे। जब उनकी गाय दूध देती थी तो उससे जो मलाई निकलता था उसे बचाकर वो लेखक के लिए रखा करते थे। जब आम का मौसम होता था तो डेली उनको रोज लगभग 2-4 आम खाने के लिए दिया करते थे। ये सब चीजें तो अच्छी लगती ही थी लेखक को, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज मतलब जो सबसे अच्छी चीज थी लेखक को जो लगती थी वह यह थी कि लगभग रोज बदलू काका लेखक को 1 से 2 लाख की गोलियां बनाकर दिया करते थे, जो लेखक को सबसे ज्यादा भाता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका।
तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक बोल रहे हैं कि लगभग हर गर्मी की छुट्टियों में वह अपने मामा के घर चले जाते थे और जितने दिन भी उनकी छुट्टियां रहती थीं वह लगभग पूरी छुट्टी अपने मामा के गांव में बिताते थे और जब 2-4 दिन शेष रह जाता था तब वो अपने घर वापस चले जाते थे। परंतु ऐसा 2-3 बार ही हुआ होगा कि वो अपने मामा के घर गए होंगे, तब तक उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, उनके पिताजी का स्थानांतरण हो गया दूसरे शहर में और उस शहर से गांव की दूरी बहुत ज्यादा थी, जिससे काफी सालों तक लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा पाए। और एक लंबी अवधि के बाद करीबन 8-10 साल के बाद उन्हें गांव जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जब गांव जाने का 8-10 साल के बाद जब वो अपने गांव पहुंचे, मामा के गांव पहुंचे, तो वहां उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन देखा। और सही भी बात है, बच्चों की 8-10 साल का समय अंतराल बहुत होता है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार लेखक को भी मामा के गांव में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दिए, लेकिन उनको लाख की गोलियों में अब कोई भी रुचि नहीं थी। उनको बदलू काका भी याद नहीं थे, क्योंकि अब लेखक बड़े हो चुके थे, उनकी रुचियां भी बदल गई थी। अब उनको लाख की गोलियों में कोई भी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। अतः इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। लेखक बोल रहे हैं कि उनको बदलू काका का भी इस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, उनको कि यहाँ पे कोई बदलू काका रहा करते थे, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। उन्होंने बस एक चीज देखा, ध्यान दिया कि अब गांव में भी औरतें जो है वो कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एकाध औरतों को ही उन्होंने देखा जिनके हाथों में लाख की चूड़ियां थी। और हुआ इस तरह से कि सब कुछ भूल चुके थे, उनको बदलू काका भी याद नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। लेखक कह रहे हैं कि उनको बदलू काका की याद कब आई। हुआ ऐसे कि उनके मामा की जो छोटी बेटी थी, वो बारिश का दिन था, बरसात का दिन था, उनके मामा की बेटी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी, तो कांच की चूड़ियां जो हैं वो उसके हाथ में चुभ गया और बहुत खून बहने लगा। चूंकि लेखक के मामा उस समय घर पर नहीं थे, तो लेखक को स्वयं ही अपनी बहन की मरहम पट्टी करने लगी। तो जब वो मरहम पट्टी कर रहे थे तो उनको अचानक से ही बदलू काका की याद आई और वो तुरंत शाम को बदलू काका से मिलने के लिए निकल पड़े। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जब वो बदलू काका के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहीं एक नीम के पेड़ के नीचे बदलू काका एक चबूतरा जैसा बना हुआ था और उस पर वो लेटे हुए थे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए। जब लेखक बदलू काका से मिलने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बदलू काका वहीं अपने आंगन में एक चबूतरे पर, एक खटिया पर लेटे हुए थे। लेखक ने उनको नमस्ते किया कि बदलू काका नमस्ते। बदलू काका ने उनको जवाब दिया, उनको उत्तर दिया नमस्ते का, लेकिन वो लेखक को पहचान नहीं पाए।
वो उठे, उठकर खाट पर बैठे और बहुत देर तक वो लेखक को निहारते रहे, एकटक देखते रहे कि वो मतलब अपने अतीत में जाकर याद करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके सामने बैठा ये व्यक्ति कौन है। और याद करते करते अचानक से उन्होंने कहा कि आओ लल्ला, बैठो बैठो, बहुत दिनों के बाद आए हो। मतलब एकदम से उनको याद आया कि ये जनार्दन है जो मेरे पास लाख की गोलियां लेने के लिए आया करते थे। और लेखक ने भी उनको अपना परिचय दिया कि काका, मैं जनार्दन हूँ, आपके पास लाख की गोलियां लेने के लिए आया करता था। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। लेखक बोल रहे हैं कि बहुत देर वो चुपचाप वो लोग बैठे रहे। पहले उनके पास इतनी सारी बातें होती थी कि करने के लिए, वो लोग आपस में इतनी सारी बातें करते थे, और आज इतने साल के बाद मिलने पर भी उनके पास लग रहा था जैसे कहने सुनने को कुछ भी नहीं है। फिर लेखक ने इधर उधर देखा चारों तरफ की, और उनको कुछ भी नजर नहीं आया। ना बदलू काका की मचिया नजर आई जिस पर बैठकर वह काम किया करते थे, ना आग की भट्टी नजर आई। तो उन्होंने अचानक से बदलू काका से पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। जब लेखक ने पूछा कि आजकल काम नहीं करते हो लल्ला, आजकल काम नहीं करते हो काका, तो लेखक ने जब पूछा तो बदलू काका ने बोला कि नहीं लल्ला, काम तो बहुत सालों से बंद हो गया है, क्योंकि मेरी कांच की बनाई हुई चूड़ियां अब किसी को भी पसंद नहीं, मेरी लाख की बनाई हुई चूड़ियां जो है वो अब किसी को भी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि गांव गांव में भी अब स्त्रियां जो हैं वो कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं, रंग बिरंगी, और वो सस्ते में भी मिल जाती हैं। बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मशीनी युग ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया। कि एक बदलू काका जो लाख की चूड़ियां बनाया करते थे, जिनकी चूड़ियां जो हैं वो पूरी गांव की स्त्रियां पहनती थी साथ में, और भी गांव के लोग आते थे उन कांच की लाख की चूड़ियां उनसे लेने के लिए। परंतु आज एक यह दिन था कि गांव की औरतें भी जो हैं वो कांच की चूड़ियां पहनने लगी। कि कांच, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं कांच की चूड़ियों की, रंग बिरंगी, एक से एक डिजाइन में मिला करती हैं, सस्ती भी होती हैं ये। तो इस मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार मशीनी युग का प्रभाव पड़ा है गांव में जो हस्तशिल्प कलाकार हैं उनके ऊपर, जिनके जीवन निर्वाह का साधन जो है वो किस प्रकार खंडित हो रहा है। फिर आगे क्या हुआ कि बदलू काका फिर थोड़ी देर चुप रहे और बोले कि यह मशीन युग है लल्ला, आजकल तो सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, बहुत सारे उपकरण बन गए खेत जोतने के लिए। पहले जो खेत की जुताई के लिए मजदूर लगाए जाते थे, उनको डेली मेहनताना मिलता था, लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे खेत जोतने के लिए भी साधन उपलब्ध हो गए हैं, जिससे वो मजदूर सब जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, उनका जीवन निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं है, वो उनको उनके जीविका का कोई साधन नहीं है। तो ये सब प्रभाव जो है वो बदलू काका बताने लगे लेखक को। फिर ये भी उन्होंने बोला कि जो लाख की चूड़ियों में वो सुंदरता नहीं होती है, वो संभव भी नहीं है जो कांच की चूड़ियों में होती है। कांच की चूड़ियां जिस तरह से बनती हैं वो लाख की चूड़ियां उतनी सुंदर देखने में नहीं लगती हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने कहा कि बदलू काका जो भी हो, लेकिन कांच की चूड़ियां बहुत नाजुक होती हैं, वो जल्दी ही टूट जाती है। और बात भी सही है कि कांच बहुत नाजुक होता है, आप कुछ काम करो या कहीं पे झटका लग गया तो फटाक से टूट जाता है। और साथ ही साथ
दर्द भी हो देता है, जब चुभता है तो खून निकलता है और हमें दर्द भी होता है। तो बदलू काका ने बोला कि हाँ लल्ला, नाजुक तो होता है। और यही कहते कहते बदलू काका को खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढीला पड़ चुका था, शरीर ढल चुका था उसका, और उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। कि जब उनको खांसी आई तो लेखक को लगा कि शायद बदलू काका को अस्थमा हो गया। अस्थमा यानी बच्चों एक दमा, सांस की एक बीमारी होती है। तो बदलू काका ने पता नहीं कैसे वो पहचान, मतलब उनको समझ में आ गया कि इस समय लेखक के दिमाग में क्या चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे दमा की बीमारी है। और जो बदलू काका की जो अवस्था थी वो देखकर पूरा लग रहा था कि अभी उनकी उम्र ढलती चली जा रही है और वो बुजुर्ग हो गए हैं और पहले वाली बात अब नहीं रह गई है। तो जब बदलू काका ने ये भाप लिया, ये समझ लिया कि लेखक को लग रहा है कि मुझे दमा की बीमारी है, तो उन्होंने फटाक से कहा कि दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। उन्होंने बोला कि यह फसली खांसी मतलब कि जो मौसम बदलने से, जैसे सर्दी गर्मी होने से, सर्द गर्म होने से जिस प्रकार मौसम जैसे बदलता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, उसी तरह से बदलू काका ने बोला कि ये फसली खांसी है, 2-3 महीने से आ रही है, 15-16 दिन में ठीक हो जाएगी, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक बोले कि बहुत देर तक वो चुपचाप बैठे रहे और देखते रहे बदलू काका को कि पहले कैसे थे बदलू काका और अब कैसे हो गए हैं। और लेखक को इस चीज का आभास हो रहा था कि बदलू काका के अंदर एक कोई दर्द छुपा हुआ है, एक तकलीफ, एक दुख छुपा हुआ है जिसको वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। फिर लेखक के दिमाग में आया कि बदलू काका को उनको समझ में आई उनकी व्यथा धीरे धीरे कि उनका जो उनके जीविका का जो साधन था, लाख की चूड़ियां जो वो बनाया करते थे, अब उनके लाख की चूड़ियों की जगह जो है वो कांच की चूड़ियों ने ले ली है, तो जिससे उनके जीवन निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं बचा है। तो सच में इस मशीनी युग ने न जाने कितने बदलू काका जैसे इंसानों के हाथ पैर काट दिए हैं। लेखक ये सब सोच ही रहे थे कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बदलू काका के विषय में सोच करके और गांव के और अन्य व्यक्तियों के बारे में सोच करके कि न जाने और कितने लोग होंगे जो मशीनी युग आने के कारण उनके ऊपर ये तकलीफ आया होगा। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि गांव मतलब ग्रामीण लोगों के की व्यथा को, उनकी संवेदना को, उनकी पीड़ा को समझने की वो कोशिश कर रहे थे लेखक। फिर लेखक ने पूछा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। लेखक सोचते सोचते फिर उन्होंने अपना मतलब बात को बदल दिया, अपना दिमाग दूसरी ओर लेकर के गए और बदलू काका से पूछा कि काका आम की फसल कैसी होती है? तो बदलू काका ने खुश होकर उनको उत्तर दिया और कि बहुत अच्छी है, और अपनी बेटी को आवाज दिया। उनकी बेटी का नाम रज्जो था और अपनी बेटी से कहा कि रज्जो, लेखक के लिए, लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर लेखक की तरफ बदलू काका देखे और देखकर उन्होंने उनको कहा कि लल्ला मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था तुमको आम खिलाना। मतलब उनको सारी बातें वो पहले की याद आई कि वो किस तरह से लेखक उनके घर जब जाते थे तो उनकी वो खातिरदारी करते थे, आम के मौसम में उनको आम खिलाया करते थे, वो सब चीज उनको याद आई। तो उन्होंने
जब उनको याद आई तो उन्होंने लेखक की तरफ देखा और उनसे माफी मांगा और उनको बोला कि माफ कर देना मुझे, मैं तुमको आम खिलाना भूल गया था। लेखक ने कहा, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक ने बोला कि नहीं नहीं काका, आम नहीं खाना है, इस बार बहुत आम मैंने खाए हैं। तो बदलू काका ने उनको जवाब दिया कि बिना आम खिलाए तुमको मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। फिर जब बदलू काका ने इतने प्यार से बोला तो लेखक को अपने पुराने दिन याद आ गए और उनको याद आया कि बदलू काका कैसे उनके लिए मलाई बचाकर रखते थे और उनको खाने के लिए देते थे। तो इसी बात पर लेखक ने बदलू काका से पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। जब लेखक ने पूछा कि काका आपकी गाय तो अच्छी है, तो लेखक ने जब पूछा लेखक ने तो बदलू काका ने उनको जवाब दिया कि नहीं लल्ला, 2 साल हो गया मैंने गाय को बेच दिया है। कि गाय को कहाँ से मैं खिलाता, उसको चारा कहाँ से खिलाता। इस समय बदलू काका की हम मनोस्थिति, उनकी जो मनोव्यथा है उसको हम समझ सकते हैं कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, किस प्रकार मशीनी युग ने उनके जीवन निर्वाह के साधन को प्रभावित किया है, किस प्रकार लाख की चूड़ियों ने कांच की चूड़ियों की जगह ले ली और बदलू काका जो है वो उनके पास जीविका के लिए कोई भी साधन नहीं बचा। वाह वाह। उसके बाद से क्या हुआ, तब तक उनकी बेटी जो थी वह रज्जो, वह अंदर से आम लेकर के आई एक डलिया में। और जब लेखक ने देखा तो उन्होंने बदलू काका से कहा कि काका मैं इतना सारा आम नहीं खा पाऊंगा। तो बदलू काका ने हंसने लगे और बोलने लगे, वाह वाह, तुम तो शहर के हो, तुम कहाँ इतने सारे आम खा पाओगे। तुम्हारी उम्र का जब मैं था तो एक ही बार में इसका 4 गुना आम खा जाया करता था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि गांव के लोगों में और शहर के लोगों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि गांव के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, उनको स्वच्छ वातावरण मिलता है वहां पे, तो उनको भूख भी उतनी ही लगती है। ये तुम लोग को पता ही है कि जितना हम लोग परिश्रम करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, हमको भूख भी उतनी ही लगती है। और शहर में चूंकि हर काम मशीन से होता है तो लोग उतने मेहनती नहीं होते हैं। गांव के लोग पूरा हष्ट पुष्ट होते हैं। तो इसी बात पर बदलू काका ने लेखक को हंसते हुए कहा कि वाह वाह, हाँ तुम तो शहर के हो, तुम कहाँ इतने आम खा पाओगे। मैं तो तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुना आम खा जाया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने बोला कि काका आप लोगों की बात और है, आप लोग गांव के रहने वाले हो, हष्ट पुष्ट हो, ज्यादा ताकतवर हो, वो बात हम लोगों में नहीं है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। बदलू काका ने अपनी बेटी को कहा कि सिंदूरी वाले आम जो हैं वो 4-5 छाट कर लल्ला को दे दो। सिंदूरी आम बच्चों एक आम की क्वालिटी होती है जो बहुत अच्छी होती है। वो सिंदूरी कलर का होता है, पीछे में येलो और आगे पीला पीला और आगे से लाल रंग का होता है। तो वो आम इस बार बदलू काका के यहाँ बहुत अच्छे से हुआ था, तो इसलिए बदलू काका ने लल्ला से कहा, लेखक से कहा कि इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है और खाकर बताओ कि आम कैसे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। अंजुली बोलते हैं बच्चों जब हम दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ते हैं और उसमें जब कोई चीज या कोई वस्तु रखते हैं तो उसको अंजुली बोलते हैं। तो रज्जो ने क्या किया कि वो 4-5 आम अपनी अंजुली में लेकर के आई और लेखक की ओर बढ़ा दिया। जब आम लेने के लिए लेखक ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी नजर रज्जो की गोरी कलाइयों पर पड़ी, जो जिस पर लाख की चूड़ियां सुशोभित थी।
रज्जो ने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो लेखक की जो आंखें थी वो उस पे टिक गईं। बदलू काका ने पता नहीं कैसे इस चीज को समझ लिया। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू काका समझ गए कि लेखक के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत बोला कि ये आखिरी जोड़ा लाख की चूड़ियों का उन्होंने बनाया था जमींदार की बेटी की शादी के लिए, लेकिन जमींदार की बेटी की शादी में इन लाख की चूड़ियों के बदले में जमींदार उनको सिर्फ 10 आने पैसे दे रहे थे, जिससे बदलू काका ने उनको 10 आने पैसे में बदलू काका ने अपने लाख का जोड़ा उनको नहीं दिया और उनसे कहा कि तुम जाके, जमींदार को कहा कि आप जाके शहर से ले आओ। बच्चों, यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियां होने पर भी उन्होंने अपने लाख की चूड़ियों का जो उनका मूल्य था, उसका मोल था, उसको उन्होंने कम नहीं होने दिया। उन्होंने उसको संभाल कर रखा और सही मूल्य ना मिलने पर उन्होंने अपनी चूड़ियां नहीं बेची। अगर इस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो जिसके पास जो इतना तकलीफ में होता, जिसका जीवन निर्वाह का जो साधन है वो लगभग समाप्त हो चुका होता, तो वह 10 आने में भी अपनी चूड़ियों को बेच देता। लेकिन बदलू काका ने अपने लाख की चूड़ियों का मोल जो है वो कम नहीं होने दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक कह रहे हैं कि मैंने आम ले लिया और थोड़ा सा आम उन्होंने खाया और उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद वो अपने घर वापस चले गए। लेकिन उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई, इसलिए खुशी हुई कि बदलू काका इतने विषम परिस्थितियों में आकर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका जो स्वभाव था, उनका जो जिद्दपना था, एक जो उसको उन्होंने नहीं त्यागा। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो जिस तरह से उनका व्यवहार था, वो जिस तरह से उनका स्वभाव था, वही इस परिस्थिति में आकर भी उनके स्वभाव में, उनके विश्वास में, उनके दृढ़ शक्ति पे कोई भी अंतर नहीं आया। उन्होंने अपने लाख की चूड़ियों का मोल जो है वो कम होने नहीं दिया। इससे मतलब उनका व्यक्तित्व जो है वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि आसानी से टूट जाए, बल्कि लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत था। मतलब वो बहुत दृढ़ निश्चयी थे और वो अपने मोल को, लाख की चूड़ियों के मोल को वो समझते थे। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आए, उसका हमें डट कर सामना करना चाहिए। हमें अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मबल कभी नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार बदलू काका ने किया, उनको सही मूल्य ना मिलने पर जमींदार द्वारा उन्होंने अपने लाख की चूड़ियों को नहीं बेचा, उसको अपनी बेटी को दे दिया पहनने के लिए। अगर बदलू काका का ये जो व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, वो सच में वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं, बल्कि लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत और कठोर है। तो बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको आप 1 से 2 बार कम से कम इसको पढ़ना और इसका कठिन शब्द अपने नोटबुक में। ओम नमः शिवाय।